हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस लेक्चर में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं आरपीएससी असिस्टेंट टाउन प्लानर के ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो 2022 में हुआ था, जून 2022 में, जिसके अंदर 110 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे टाउन प्लानिंग से रिलेटेड। उन सब का सॉल्यूशन आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेपर दोनों फॉर्म में आया था, हिंदी में भी आया था, इंग्लिश में भी आया था। एज इवॉल्व फ्रॉम द टूरिज्म 2020 विजन UNWTO UNWTO है ना 2002 सिटीज़ और प्लेसेस ऑफ हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज़ वहर ट्रिप्स आर टेकन बाय ट्रैवलर्स फॉर लीशर एंड रिक्रिएशन। जहाँ पर लोगों के द्वारा मनोरंजन और फुर्सत के लिए जो ट्रिप्स ली जाती है, वैसे शहरों को हम क्या बोलते हैं? तो हमारा ऑप्शन है पहला रिक्रिएशन सिटी, दूसरा है टूरिज्म सिटी, तीसरा है लीजर सिटी और चौथा है रिपोज सिटी। तो दोस्तों, जहाँ पर लोग फुर्सत और मनोरंजन के लिए जाते हैं, जनरली उसको हम एक टर्म यूज़ करते हैं टूरिज्म सिटी, है ना। एक छोटा सा कन्फ्यूजन होता है लीजर और टूरिज्म के अंदर, लेकिन इसका जो आंसर आएगा यहाँ पर वो आपके पास आएगा टूरिज्म सिटी या पर्यटन शहर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, एज पर URDPI गाइडलाइन सेक्टर प्लान शेल बी रिव्यूड एटलीस्ट वंस इन एवरी 5 ईयर्स। हाँ दोस्तों, तो अगर आप URDPI गाइडलाइन में जो भी आपका सेक्टर प्लान है, उसको हम अलग अलग हर 5 साल में उसका एक बार रिव्यू जरूर करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे पास 5 साल। विच ऑफ द नॉट फॉलोइंग आर पावर्स नॉट गिवन टू लोकल अथॉरिटीज टू इन्फोर्स द जोनल प्लान। तो जोनल प्लान के लिए, क्षेत्रीय योजनाओं को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां स्थानीय अधिकारियों को नहीं दी गई है? एक्विजिशन ऑफ प्राइवेटली ओन्ड लैंड, prohibiting the undesirable use of land, approval of plans of proposed structure, approval of design of building by private owners। तो दोस्तों, इसका जो है आरपीएससी की तरफ से इसका जो आंसर था, उन्होंने इस पर स्टार लगाया था जब इसकी ओरिजिनल आंसर की आई थी हमारे पास। तो इसका जो आंसर, मतलब जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर तो इसका कोई भी नहीं है, क्योंकि चारों ही केसेस में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लोकल अथॉरिटीज़ के पास पावर होती है, लेकिन इसके पास जो सबसे करीब आंसर होगा एक्विजिशन ऑफ प्राइवेटली ओन लैंड्स। तो जो प्राइवेटली ओन लैंड्स हैं, उनके पास क्षेत्रीय योजना जो शक्तियाँ, स्थानीय अधिकारियों के पास जो है एक्विजिशन वाली शक्तियाँ नहीं होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर के लंबवत विकास का लाभ नहीं है? जो लंबवत मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ वर्टिकल ग्रोथ। अब देखिए, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ का मतलब होता है सिटी जो है धीरे धीरे बाहर की साइड फैल रही है, और वर्टिकल ग्रोथ का मतलब होता है कि सिटी जो है वो अपार्टमेंट्स आपके यहाँ पर ज़्यादा बनने लगे ऊंचाई की तरफ, मतलब ऊंचे ऊंचे अपार्टमेंट आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें से कौन सा लंबवत विकास का लाभ नहीं है? पहला है कंसिडरेबल सेविंग ऑफ लैंड, रिडक्शन इन इकोनॉमी ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। लैंड की सेविंग होती है, हाँ ये एडवांटेज है। दूसरा रिडक्शन इन इकोनॉमिक ऑफ लैंड, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में क्या इसकी कमी आती है? जी हाँ दोस्तों, कंस्ट्रक्शन कमी आती है। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, और अपर फ्लोर्स कैन एंजॉय व्यू ऑफ नेचुरल सीनरीज। तो नेचुरल सीनरीज का व्यू होता है, यहाँ पर हाई पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, लेकिन ये एक तरह से एडवांटेज नहीं है, क्योंकि हाई पॉपुलेशन डेंसिटी होगी तो वहाँ पर आपको कम जगह पर ज़्यादा सुविधाएं प्रोवाइड करनी होगी। तो इसका जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर होगा वो होगा हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। मैं थोड़ा सा इंग्लिश वाले ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, है ना, आप साइड में हिंदी वाला भी देख सकते हैं। अगला है हमारे पास, द लैंड कंटेंट इन द सेटबैक बिलोंग्स टू। जो सेटबैक में जो लैंड होती है, या सेटबैक में जो लैंड भूमि निहित होती है, वो किसकी पास होती है? लोकल गवर्नमेंट बॉडी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और ओनर्स। जी हाँ, तो आपको पता होगा कि जो लैंड का ओनर है वही अपने घर के आगे कुछ जगह सेटबैक के रूप में साइड में जगह छोड़ता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अगला है, गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड विच मेनली एम्स एट सिक्योरिंग एक्सेस अर्बन वेकेंट लैंड इन प्राइवेट हैंड्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाउस ऑफ एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सरकार ने किसकी शुरुआत की गई है कि कमजोर वर्गों के लिए, घरों के विकास के लिए, जो खाली भूमि को जो निजी हाथ है उनसे सुरक्षित करने की। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट लैंड एक्ट लाई थी, उसका नाम है अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट। जी हाँ दोस्तों, उसका हो जाएगा अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 2013 में ये आया था, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक्ट, अफोर्डेबल हाउसिंग एक्ट और नेबरहुड डेवलपमेंट एक्ट, ये तीनों इसके अंदर नहीं आएंगे। NHP का मतलब क्या है? NHP का मतलब होता है नेशनल हाउसिंग पॉलिसी। जी हाँ दोस्तों, नेटिव हाउसिंग पॉलिसी नहीं होगा, नेशनल हाउसिंग फॉर पुअर भी नहीं होगा, नेटिव हाउसिंग फॉर पुअर नहीं होगा। इसका जो मुख्य आंसर होगा वो होगा नेशनल हाउसिंग पॉलिसी।
अगला है धारावी। धारावी कहाँ पर है जी दोस्तों, सबको पता है कि धारावी जो है मुंबई के अंदर है ना। सबसे बड़ा स्लम एरिया है एशिया का धारावी, जो कि मुंबई के अंदर है। एक मूवी भी आई थी रजनीकांत की, काला करके एक मूवी आई थी, है ना, उसमें भी धारावी के बारे में, बहुत सारी मूवीज़ में धारावी के बारे में बताया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्लम। स्लम की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ओवर क्राउडिंग स्लम के अंदर देखने को मिलती है, फायर हैजार्ड्स देखने को मिलते हैं, सोशल आइसोलेशन देखने को मिलता है, गुड सैनिटेशन मैनेजमेंट स्लम के अंदर नहीं दिखता। जो झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं वहाँ पर गुड सैनिटेशन मैनेजमेंट नहीं मिलता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गुड सैनिटेशन मैनेजमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ स्लम। स्लम का निम्न में से कौन सा कॉज नहीं है। इम्प्रॉपर लैंड यूज, जी हाँ, ये इम्प्रॉपर लैंड यूज के कारण स्लम होती है। जोनिंग की लेक के कारण भी स्लम होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण भी स्लम जनरेट होती है। स्वच्छता रख रखाव के कारण स्लम जो है वो जनरेट नहीं होती है, तो इसका जो मुख्य आंसर हो जाएगा हमारा नंबर 4 हाइजीन मेंटेनेंस। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर टू प्रिवेंट स्लम फॉर्मुलेशन। निम्न में से कौन सा ऐसा है जो मलिन बस्ती निर्माण को रोकने का उपाय नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ सब्सिडाइज्ड एंड चीप हाउसिंग। अगर हम चीप हाउसिंग प्रोवाइड करेंगे तो हमारी स्लम का जो डेवलपमेंट है वो वैसे ही रुक जाएगा। कैरी आउट इफेक्टिव सोशल एजुकेशन। अगर हम इफेक्टिव सोशल एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो उससे भी स्लम नहीं बनेगी। फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, तो उससे भी स्लम नहीं होगी। डिप्राइव्ड ऑफ सोशल एजुकेशन, अगर हमें सामाजिक शिक्षा से वंचित रखेंगे तो वो जो है उससे स्लम जनरेट होगी। तो इन तीनों से नहीं होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेट्रोपोलिस एज पर लेविस मम्फर्ड। मेट्रोपोलिस में से कौन नहीं है। लेविस मम्फर्ड के अकॉर्डिंग अगर मेट्रोपोलिस बात करें तो लंदन मेट्रोपोलिस है, बॉम्बे मेट्रोपोलिस है और कलकत्ता मेट्रोपोलिस है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा जैसलमेर। जी हाँ दोस्तों, जैसलमेर की डेंसिटी जो है वो कम है 1000 पर स्क्वायर किलोमीटर से, तो वो मेट्रोपोलिस सिटी के अंदर नहीं आता है और उसकी पॉपुलेशन भी 50 लाख से कम है। When the town develops away from the heart of the parent city of the town is called। जब एक टाउन पेरेंट सिटी के हट से दूर की साइड डेवलप होता है, कई बार क्या होता है, जैसे ये मुख्य सिटी होती है और जो साइड में एक छोटी सिटी होती है जहाँ से लोग, जैसे आप दिल्ली गुड़गांव की बात करेंगे, या पास में एक टाउन डेवलप होता है जहाँ पर लोग रहते हैं और उस दौरान इनकी कनेक्टिविटी अच्छी होती है, लोग जॉब करने इधर आते हैं, तो उस टाइप का जो टाउन होता है वो होता है सैटेलाइट टाउन। क्या होता है? सैटेलाइट टाउन। रिबन टाउन क्या होता है? रिबन टाउन होते हैं जो एक नहर के, नदी के, रोड के साइड में बन जाते हैं, रिबन टाउन कहलाते हैं। स्कैटर टाउन मतलब जहाँ पर जैसे छोटी छोटी दूरी पर जो है अलग अलग डेंसिटी बसी हो, और कंबाइंड टाउन में सब कुछ मिक्स हो जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा सैटेलाइट टाउन। इज द फर्स्ट प्राइवेट प्लान्ड हिल सिटी ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन सी फर्स्ट प्राइवेट प्लान्ड हिल सिटी है? अगर मैं बात करूं फर्स्ट प्राइवेट प्लान्ड हिल सिटी की, तो लवासा दोस्तों, जहां पर आईएएस की ट्रेनिंग होती है, लवासा वो हमारी फर्स्ट प्लांट सिटी है। बाकी नॉर्मल प्लांट सिटी देखे जाए तो चंडीगढ़ है, गांधीनगर और जयपुर, ये तीनों भी प्लांट सिटी के अंदर आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिक्वायरमेंट ऑफ ए न्यू टाउन। निम्न में से न्यू टाउन की कौन सी रिक्वायरमेंट नहीं है ना? तो आइए जानते हैं। पहला, इफेक्टिव रोड नेटवर्क होना चाहिए, पार्क्स एंड प्लेग्राउंड होने चाहिए, रिक्रिएशन सेंटर होने चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशन, अब वातावरण की क्या परिस्थितियां हैं ये उसके अंदर नहीं आएगा, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्लाइमेटिक कंडीशन हो जाएगा। ठीक है। एन ओपन स्ट्रिप ऑफ लैंड प्रोवाइडेड एन पेरीफेरी ऑफ ए टाउन फॉर द सोशल पर्पस ऑफ लिमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ए टाउन इज नोन। एक ओपन स्ट्रिप ऑफ लैंड प्रोवाइडेड द पेरीफेरी ऑफ टाउन फॉर द स्पेशल पर्पस ऑफ लिमिटिंग द, देखिए क्या होता है, ये अपना मेन टाउन होता है, उसके पास में एक ओपन होती है, मतलब यहाँ पेड़ पौधे लगे होते हैं, जिसे हम जनरली ग्रीन बेल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? ग्रीन बेल्ट। कल्डेसेक क्या होता है? ये गली का एंड होता है, उसे कल्डेसेक बोलते हैं। कनर्वेशन, एक सेकंड मेरे दिमाग से निकल रहा है, कनर्वेशन मतलब इससे मिक्स हो जाते हैं ना, अलग जो साथ में एक और दो एरिया हैं वो जुड़ते जुड़ते ये इतना बड़ा होगा कि ये आपस का पास का एरिया भी इसके अंदर मिल गया, उसे कनर्वेशन बोलते हैं। ठीक है। और फोकल पॉइंट तो कोई सा भी सेंटर हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ग्रीन बेल्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 gave provision for the creation of national parks, sanctuaries and closed area further for the purpose of buffers around these protected areas as a shock absorber were declared। तो एज ए शॉक अब्जॉर्वर इनको क्या डिक्लेयर किया गया? इकोलॉजिकल जोन, इको सेंसिटिव जोन, इको फ्रेंडली जोन, इको सबमिसिव जोन। जहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस टाइप होता है, इस टाइप के जोन जो कहलाते हैं वो इको सेंसिटिव जोन कहलाते हैं। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी टैक्स रिबेट इज नॉट ऑफर्ड टू इम्प्लीमेंटिंग सर्टेन डिजायरेबल प्रोजेक्ट्स एज एन इनिशिएटिव। तो निम्न में से प्रॉपर्टी टैक्स रिबेट किसके लिए ऑफर नहीं किया जाता है ना? तो ग्रीन बिल्डिंग के लिए प्रॉपर्टी टैक्स को किया जा सकता है। ठीक है।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए टैक्स में छूट मिलती है ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। सोलर पावर इंस्टॉलेशन के लिए भी छूट मिलती है। हाइड्रोलिक पार्किंग फैसिलिटी के लिए अभी तक ऐसा कोई टैक्स में छूट का प्रावधान नहीं आया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हाइड्रोलिक पार्किंग फैसिलिटी। डैश रेफर्स ए नेटवर्क दैट प्रोवाइड्स द इंग्रेडिएंट्स फॉर सॉल्विंग अर्बन एंड क्लाइमेटिक चैलेंजेस बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन एंड अर्बन डिजाइन कनेक्ट पीपल विद नेचर। तो ऐसा कौन सा है जिसमें, देखिए क्या क्या है इसके अंदर, फॉर सॉल्विंग अर्बन एंड क्लाइमेट चेंजेस बाय कॉम्बिनेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ना है, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन को जोड़ना है और अर्बन डिज़ाइन को भी कनेक्ट करना है। तो इस टाइप का जो जोन होता है उसको बोलते हैं, जिसमें मतलब आप अर्बन और पर्यावरण आसपास के जो क्लाइमेट है उसको जोड़ते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ब्लू रेड इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ, ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। और उसके लिए ब्लू मतलब आप बोल सकते हो कि नेचर, और ग्रीन का मतलब आप ग्रीन का मतलब नेचर और ब्लू का मतलब पानी से रिलेटेड चीज़ें होती, क्लाइमेट से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर विच अमंग द फॉलोइंग। जो वेस्टर्न घाट्स हैं इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल्स हैं वो किसके लिए, मतलब गठन भारत सरकार किसके लिए किया गया था, उनका गठन किसके लिए किया गया था, इको सेंसिटिव जोन, इको सैनिटरी जोन, इको फ्रेंडली जोन, इको सेंसिटिव। तो वेस्टर्न घाट जो है बहुत ही इको सेंसिटिव जोन है, वहाँ पर बर्ड्स और वो जो पक्षी हैं वो पाए जाते हैं, तो इसको बोलते हैं इको सेंसिटिव जोन वेस्टर्न घाट्स को। इन टाउन प्लानिंग द न्यू एरियाज टू बी ओपनड अप फॉर डेवलपमेंट आर क्लियरली मार्क्ड एंड डिवाइडेड इनटू स्मॉल एरियाज अबाउट 100 to 100 हेक्टेयर्स। ईच सच एरिया इज कॉल्ड। इस टाइप का जो 100 से 200 हेक्टेयर के हम लोग बांट देते हैं, इसको हम बोलते हैं टाउन प्लानिंग मेथड नहीं बोलते हैं, टाउन प्लानिंग डिमांड नहीं बोलते हैं, टाउन प्लानिंग स्कीम। जी हाँ दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म है TPS, टाउन प्लानिंग स्कीम में हम क्या करते हैं, हमारा जो पूरा लार्ज एरिया उसको छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद हम उसको प्लानिंग करना स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज नॉट यूज टू असेंबल लैंड एंड डेवलप लैंड। कौन सी है, तो टाउन प्लानिंग स्कीम, लैंड एक्विजिशन, लैंड रिजर्वेशन, अर्बन गवर्नेंस। तो टाउन प्लानिंग स्कीम में लैंड से रिलेटेड काम होता है, लैंड एक्विजिशन में होता है, लैंड रिजर्वेशन में होता है। अर्बन गवर्नेंस में एक तरह से बोल सकते हैं कि अर्बन गवर्नेंस जो है, नगरीय प्रशासन जो है वो उसको इकट्ठा करना, असेंबल करना उसका काम नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्बन गवर्नेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेटिंग सिस्टम फॉर ग्रीन बिल्डिंग। ग्रीन बिल्डिंग के लिए निम्न में से कौन सा रेटिंग सिस्टम है, PMAY मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना, PCC मतलब JNNURM जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, लीड जो है ये इसकी फुल फॉर्म मेरे को एकदम से दिमाग से निकल रही है, तो इसका जो आंसर होगा वो लीड होगा। अपन ने पढ़ाया हुआ है अपने लेक्चर्स में, आप एक बार जाकर देख सकते हैं, लीड है ना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लीड। अगला है रेटिंग सिस्टम में गृहा, ग्रीन बिल्डिंग जो है गृहा किसके लिए है ना, तो गृहा की फुल फॉर्म इन्होंने पूछी है, ये मैंने अपने RPSC के लेक्चर में कवर किया हुआ है, आप जाकर मेरे लेक्चर देख सकते हैं। और आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत गलत बात है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गृहा की फुल फॉर्म है, ऑप्शन है पास, ग्रीन रेटिंग एंड इंटीरियर हैबिटेट असेसमेंट, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, और इसके बाद अगला है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हाउसिंग असेसमेंट, होलिस्टिक असेसमेंट। तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म आ जाएगी ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। जी हाँ दोस्तों, गृहा की फुल फॉर्म है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिसी टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट इन इंडिया। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी पॉलिसी नहीं है, नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी, स्टेटमेंट ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, एनवायरमेंट से रिलेटेड है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एनवायरमेंट से रिलेटेड है, नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एनवायरमेंट से रिलेटेड है, हाउसिंग पॉलिसी जो हाउसिंग स्कीम है उससे एनवायरमेंट से रिलेटेड नहीं, वो हाउसिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाउसिंग, नेशनल हाउसिंग स्कीम, ठीक है दोस्तों। छठा 66, विच टाइप ऑफ नेचुरल हैजार्ड इज नॉट कवर्ड अंडर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की गाइडलाइन में फ्लड मैनेजमेंट को कंट्रोल किया गया है, अर्थक्वेक को किया गया है, सुनामी को किया गया है, दंगों को, दंगा प्रबंधन इसके अंदर नहीं आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑन मिटिगेशन ऑफ फ्लड मैनेजमेंट। निम्न में से कौन सा ऐसा जो है वो फ्लड मैनेजमेंट के मिटिगेशन में एक फीचर है, मतलब फ्लड का मिटिगेशन का एक
है। ठीक है, तो आरपीएससी ने इसका आंसर नहीं लगाया और वो कंफ्यूज थे, तो आज हम पढ़ लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्टिविटीज विच इंक्लूड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड कैचमेंट एरियाज, ट्रीटमेंट वर्क्स, है ना, मिटिगेशन में काम आता है। सेंसिटिव अर्थक्वेक सिस्मिक जोन शुड बी आइडेंटिफाइड एंड सिटी और रीजन और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होने चाहिए। मेजर फॉर इंटीग्रेशन ऑफ सोइल वाटर एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड फॉर्म्स पार्ट सोइल कंजर्वेशन वाटरशेड डेवलपमेंट एंड फॉरेस्ट्री प्रोग्राम, ये भी इसके अंदर आता है। बाय नॉट डिवाइडिंग फ्लड वाटर्स, फ्लड वाटर को नहीं डिवाइड करके। ठीक है, तो यहाँ पर अगर नहीं आता, नोट आता, तो उसका आंसर हो जाता कि ये 4, बाकी ये तीनों सही हैं, तीनों आंसर जो हैं वो सही हैं। अगर हम फ्लड का ये मतलब एक तरह से मिटिगेशन का मेजर्स नहीं है ना, ठीक है, बाकी सब मिटिगेशन के मेजर हैं, तो इसका आंसर इन्होंने मतलब कंफ्यूज हो गए थे, यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया था, तो इसका आंसर अगर नोट लगा होता तो इसका आंसर 4 हो जाता। द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश टू मैनेज द डिजास्टर इज प्रैक्टिस्ड इंसेंटिव रिस्पॉन्स सिस्टम, इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम, इंसिडेंट रेजोनेटिंग सिस्टम, इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम। तो हम लोग एक प्रणाली क्रिएट करते हैं, घटना प्रतिक्रिया प्रणाली या इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम, की कोई भी इंसिडेंट होता है तो हमें कैसे रिस्पॉन्स करना है उसकी प्री में प्रैक्टिस होती है। 69 की अगर मैं बात करूं, थ्राइव एज सेंटर ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन प्रोडक्शन एंड कल्चरल डेवलपमेंट डिस्पाइट द चैलेंजेस पोस्ड बाय क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन, क्लाइमेट चेंज और उसके अलावा के बावजूद मानव, है ना, के रूप में कौन फले फूले हैं? रेजोनेटिंग सिटी, रेजिलेंट सिटी, स्ट्रक्चरिंग सिटी और रिस्ट्रक्चरिंग सिटी, रिस्ट्रिक्टिंग सिटी। तो जो रेजिलेंट सिटीज़ है, जो लचीले शहर हैं, जो चेंजेस को फटाफट अडोप्ट कर लेते हैं, उस टाइप के जो सिटीज़ हैं, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी टिके हुए हैं और अभी तक अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा रेजिलेंट सिटीज़। डैश मीन्स मेजर्स एम टू रिड्यूसिंग द रिस्क, इम्पैक्ट और इफेक्ट ऑफ डिजास्टर और थ्रेटनिंग डिजास्टर सिचुएशन, है ना। तो का अर्थ किसी आपदा खतरे की स्थिति को, जोखिम और प्रभाव के असर को कम करने के उद्देश्य से है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं मिटिगेशन। माइग्रेशन का मतलब शिफ्ट होना होता है, मैक्सिमाइजेशन मतलब बढ़ावा देना, मॉडिफिकेशन मतलब चेंज करना, और बचाव करना है तो उसका मतलब होता है मिटिगेशन। इसका आंसर हो जाएगा मिटिगेशन। बंगाल्स कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट जोन, बंगाल कौन से जोन के अंदर आता है? तो हॉट एरिड जोन, हॉट ह्यूमिड जोन, क्योंकि बंगाल के पास में समुद्र है इसलिए बंगाल जो है हॉट ह्यूमिड जोन के अंदर आता है। हिली जोन, ड्राई जोन में ये नहीं आता, ड्राई जोन में राजस्थान आता है, हिली जोन में हिमाचल आता है। हॉट एरिड जोन जो सूखा क्षेत्र है ये राजस्थान में भी आता है ना, ठीक है, और ड्राई जोन कुछ एरिया राजस्थान का, है ना, बाकी ह्यूमिड जोन है वो बंगाल में आता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द हीट आइलैंड इफेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन दी, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता? हीट आइलैंड इफेक्ट जो है टाइम ऑफ द डे करता है, क्योंकि दोपहर में जब है हीट ज़्यादा होगी। विंडी कंडीशन में डिपेंड करता है, स्काई कंडीशन पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता? वहाँ की सोइल की कंडीशन के ऊपर, है ना, जो मिट्टी की स्थिति है उसके ऊपर अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट या हीट आइलैंड इफेक्ट जो है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। डैश इज ए बिल्डिंग which seek to harness all natural elements in its design and construction to an optimum level so as to have eco-friendly, low energy, low consumption building and at the same time providing fresh and healthy environment to its ऑक्यूपेंट, जो लोग रह रहे हैं उनके लिए हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, एनर्जी कम यूज़ करता है। तो इस टाइप की बिल्डिंग को आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ दोस्तों, इस टाइप की बिल्डिंग को हम ग्रीन बिल्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस टाइप की बिल्डिंग को? ग्रीन बिल्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन बिल्डिंग का बेनिफिट कौन सा नहीं है? इकोनॉमिक बेनिफिट, एनवायरमेंटल बेनिफिट, हेल्थ एंड कम्युनिटी बेनिफिट, सोशल बेनिफिट। तो अगर देखा जाए तो सोशल, कोई बिल्डिंग से कोई सोशल नहीं होता है, उसके अंदर जैसे लोग रहेंगे उसी से सोशल होंगे, तो सोशल उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। बाकी इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, एनवायरमेंटल बेनिफिट होता है, हेल्थ एंड कम्युनिटी बेनिफिट होता है। दोस्तों सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, बहुत गलत बात है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। डैश इनेबल टू द ट्रैफिक एंड रोड्स टू अवॉइड द कंजेस्टेड एरिया ऑफ द टाउन, जो कंजेस्टेड एरिया है, सड़क की भीड़ बचने के लिए सड़कों पर यातायात को सक्षम बनाता है। कौन सक्षम बनाता है सड़कों पे यातायात को? तो इसका आंसर हमारे पास आएगा लूप रोड्स। जो लूप रोड्स होते हैं, जो बाहर वाले रोड होते हैं इंटरनल, है ना, तो वो क्या करते हैं कि मान लीजिए मुझे यहाँ से यहाँ जाना है तो मैं बाहर वाला मार्ग लेकर भी जा सकता हूँ, ताकि जो कंजेस्टेड एरिया है टाउन उसको बचाया जा सके। द स्पेस एट रोड जंक्शन ओवर दैट ट्रैफिक इज नॉट अलाउड टू मूव इज नोन एज, जिस जगह पर मूव अमंग नॉट अलाउड टू मूव, सड़क जंक्शन पर वह जगह जहां पर ट्रैफिक को मूव करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। तो वैसे अगर जंक्शन की बात करें
तो आरपीएससी ने इसका आंसर पे स्टार लगाया है, उन्होंने आंसर नहीं माना है। लेकिन अगर हम बात करें ऐसा कोई है तो वो ट्रैफिक आइलैंड इसके ज़्यादा करीब आंसर हो सकता है, ठीक है। वहाँ पर जो है ट्रैफिक को ट्रैफिक आइलैंड के ऊपर से जाना अलाउ नहीं होता है, ठीक है। राउंड अबाउट तो खुद एक जगह होती है जहाँ से ट्रैफिक क्रॉस करता है, पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक और कर्ब भी पे भी ट्रैफिक चला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिक्वायरमेंट ऑफ आइडियल सिटी रोड्स। कर्ब तो साइड वाला जो जगह होती है उसे कर्ब बोलते हैं, वैसे कर्ब पे भी नहीं होता है ना, और ट्रैफिक आइलैंड पे वैसे जनरली नहीं होता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ आइडियल सिटी रोड्स। जो आइडियल सिटी रोड्स हैं उसकी एक रिक्वायरमेंट नहीं है। स्ट्रेट अलाइनमेंट, हैव शार्प टर्न्स एंड जंक्शन नीड नॉट बी डिजाइन। तो डिज़ाइन की आवश्यकता नहीं। सफिशिएंट विड्थ ऑफ रोड टू अकोमोडेट ट्रैफिक, हैव स्मूथ वियरिंग सरफेस, चिकना घर्षण होना चाहिए, तो ये होता है, सफिशिएंट होता है, स्ट्रेट अलाइनमेंट होता है। लेकिन ये क्या है इसका आंसर 77 का, शार्प टर्न और जंक्शन को डिज़ाइन करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये गलत बात है ना। तो इसमें से कौन सा नहीं है रिक्वायरमेंट, वो ये है रिक्वायरमेंट, बाकी सब के सब इसकी क्या है रिक्वायरमेंट है। टीओडी का मतलब है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 3 टीओडी की फुल फॉर्म। द रोड विच कनेक्ट द टाउन टू ए स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे। जो स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे से रोड कनेक्ट करती है उस टाइप की रोड को हम बोलते हैं आर्टेरियल रोड। क्या बोलते हैं, आर्टेरियल रोड। आर्टेरियल रोड से कनेक्ट होती है उसको सब आर्टेरियल रोड्स, फिर उसको लोकल रोड और स्ट्रीट्स। टू स्टडी डिटरमाइन द ट्रैवल पैटर्न ऑफ एन एरिया सिटी। ट्रैवल पैटर्न के लिए हम जो स्टडी करते हैं वो स्टडी करते हैं ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंदर ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन का है, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, कौन सा व्यक्ति, जनरली एक स्टेज आप चूज कर लेते हैं, कितनी गाड़ियाँ अंदर एंटर कर रही है, कितनी अंदर रुक रही है और कितनी बाहर जा रही है, क्या उनकी डेस्टिनेशन। तो एक स्टडी आप करते हैं ताकि आप ट्रैफिक को अच्छे से डिज़ाइन कर पाएँ। आप देखेंगे कि जनरली रोजगार इस पर्टिकुलर एरिया में है, रेजिडेंशियल एरिया है, तो लोग इस रूट का यूज़ करते हुए मैक्सिमम लोग जो है इसी तरफ जाते हैं, तो आप उसे ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी से पता लगा सकते हैं। फिर उस ट्रैफिक के जो चौराहा या उस सड़क को आप अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड फॉर ट्रैफिक वॉल्यूम सर्वे। ट्रैफिक वॉल्यूम सर्वे के लिए कौन सा एक मेथड है। बायोलॉजिकल मेथड नहीं होता, फोटोग्राफिक मेथड होता है, बायोमेट्रिक मेथड नहीं होता, सिग्मा मेथड नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास फोटोग्राफिक मेथड। मतलब जनरली हम फोटोग्राफिक या वीडियोग्राफिक पता लगाकर हम यातायात का सर्वेक्षण कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ द लार्जेस्ट मेट्रो सिस्टम फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आपने कहाँ पर देखा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का लार्जेस्ट सिस्टम, मैंने दिल्ली में देखा है, तो मैं दिल्ली ही लगाऊंगा और आंसर भी दिल्ली ही है। आर द मेन हाईवे रनिंग थ्रू द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द इंडियन यूनियन कनेक्टेड पोर्ट्स, फॉरेन हाईवेज एंड कैपिटल ऑफ स्टेट इंक्लूडिंग रोड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मिलिट्री वैल्यूज। तो ऐसे कौन से हाईवे हैं, नेशनल हाईवे जो सिटी की लाइफलाइन कहे जाते हैं, है ना, राज्यों की लाइफलाइन कहते हैं, उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा मेरा नेशनल हाईवेज। इन इंडिया डैश प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ रेगुलेटिंग व्हीकल ड्राइवर्स, अदर रोड यूजर्स एंड ट्रैफिक। अदर रोड यूजर, भारत में वाहन चालकों, ये कभी आपको अंग्रेजी सही से समझ में नहीं आता तो आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं। भारत में डैश वाहन चालकों, सड़क उपयोगकर्ताओं और यातायात को विनिमय करने के लिए आधार प्रदान करता है। तो उसका आंसर है जो यातायात को, मतलब वो तो मोटर व्हीकल एक्ट है। कौन सा है उसका, द व्हीकल एक्ट नहीं आएगा, ट्रैफिक एक्ट नहीं आएगा, रोड सेफ्टी एक्ट नहीं आएगा, इसके अंदर है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है ना। सबसे पहले कब बना था ये, 1934 में या 39 में, 1939 में सबसे पहले ये बना था 1939 में। उसके बाद इसका रिवाइजेशन हुआ 1988 में, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग के लिए निम्न में से कौन सा यूज़ नहीं किया जाता। मल्टीपल स्पेक्ट्रोमीटर किया जाता है, राडार किया जाता है, माइक्रोवेव सेंसर किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर जो है उसके लिए नहीं किए जाते, रिमोट सेंसिंग के लिए यूज़ नहीं किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 85 का 4। The system technology use satellite ranging technologies determine very precisely dimensional coordinates for point on the ground in the form of latitude, longitude and height। तो इस टाइप की चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम जीपीएस। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर हमें एक्यूरेट चीज़ें मिल जाती है उसका नाम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2। जीपीएस इज नॉट अप्लाइड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वेज। टोपोग्राफिक सर्वे के लिए आप कर सकते हैं, हाइड्रोग्राफिक के लिए कर सकते हैं, सिस्मिक के लिए कर सकते हैं, साइट के लिए कर सकते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन सही है, तो इसलिए आरपीएससी ने जो आंसर दिए हैं उसमें स्टार लगाया है। चारों चीज़ों के लिए जीपीएस का हम यूज़ कर सकते हैं। डैश इज ए कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन स्टोरेज प्रोसेसिंग एंड रिट्राइव्ड सिस्टम दैट हैज़ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्पेशली डिजाइन टू कोप विद
जियोग्राफिकली रेफरेंस स्पेशल डाटा एंड कॉरस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके अंदर सारी आती है, उसका नाम है GIS, जिसके अंदर हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के तहत जो स्थानीय डेटा है उसको सबको उसके अंदर डाल देते हैं। GIS मैपिंग करते हैं, आपने नाम सुना होगा, अपन ने पढ़ा भी है, उसको हम बोलते हैं जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डैश लॉन्च्ड on 25 June 2015 to provide the national priority basis service water supply, sewerage, urban transport, household building for especially poor, especially the poor and the disadvantaged। उन लोगों के लिए 25 जून 2015 को दो स्कीमें गवर्नमेंट ने एक साथ लागू की थी। पहला था उसमें स्मार्ट सिटी मिशन, और दूसरा जो पानी की सप्लाई सीवरेज इसके लिए क्या था, उसका नाम था अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। दोनों की दोनों शायद 25 जून 2015 को इस की थी। तो ये इसका आंसर है ना, आपको ध्यान रखना है। अटल जो ट्रांसपोर्टेशन सीवरेज इनके लिए जो स्कीम चलाई थी वो अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्मार्ट सोल्यूशन फॉर अर्बन मोबिलिटी अंडर स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कौन सा ऐसा है जो मोबिलिटी को शो नहीं करता है ना। सॉल्यूशन सारे हैं, स्मार्ट पार्किंग मोबिलिटी काम आती है, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट काम आएगा, वेस्ट टू कंपोस्ट ये मोबिलिटी में हेल्प नहीं करता है, लेकिन ये वेस्ट टू कंपोस्ट जो है वो स्मार्ट सिटी के प्रोग्राम का पार्ट है, इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास वेस्ट टू कंपोस्ट। The main objective which of the following government scheme is to preserve character of soil heritage and facilitate inclusive heritage linked urban development by exploring various avenues including involving private sectors। तो अमृत तो मैंने आपको बता दिया। इसका जो आंसर आएगा हृदय जो योजना है भारत सरकार की योजना है, जो हेरिटेज डेवलपमेंट, जहाँ पर भी हेरिटेज का नाम है वहाँ पर हृदय का नाम आएगा ही। उसकी फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट ऑगमेंटेशन योजना। ठीक है दोस्तों, तो स्पेशली आपको याद रखना है। Government of India GOE launched a flagship urban development program which among the following names is given to it। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फ्लैगशिप प्रोग्राम चलाया है, उसका नाम क्या दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो पहला है JNNURM, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन। ये जवाहरलाल नेहरू जी का नाम आ रहा है, तो मोदी गवर्नमेंट तो ऐसे काम करेगी नहीं, तो ये पुराना है, तो ये वाला इसका आंसर नहीं होगा। दूसरा है 92 का, सॉरी नहीं, हाँ, फ्लैगशिप प्रोग्राम विच अमंग द फॉलोइंग नेम्स इज गिवन इट, अर्बन डेवलपमेंट के लिए, सॉरी हाँ, तो नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन जो JNNURM है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया प्रोग्राम है, तो इसका आंसर आएगा जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इसका नहीं होगा, हाई पावर्ड इंस्पेक्शन कमीशन नहीं होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी इसका नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपको बाद में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसी का आंसर आपको पहले दिया जाएगा। ठीक है, तो निम्न में से ऐसा कौन सा है जो JNNURM में नहीं है, नहीं है, कौन सा है। इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ऑफ टाउन एंड सिटीज़ करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, अर्बन सेक्टर का रिफॉर्म करना है अर्बन लोकल बॉडी लेवल पे, सबड्यू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ढांचागत में कम करना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को कम करना इसका उद्देश्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 3। प्रमोट प्लान इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ टाउन, तो हमें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट और प्लान डेवलपमेंट जो टाउन का है वो करना होगा। ठीक है, ये मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो नंबर 3 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिफिकल्टी सफर्ड बाय लैंड पुलिंग स्कीम्स। लैंड पुलिंग स्कीम में डिफिकल्टी नहीं सफ़र की जाती, कौन सा है। इश्यूज रिलेटेड टू कोस्ट रिकवरी की जाती है। डिले इन प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन अप्रूवल एट्रीब्यूशन इम्प्लीमेंटेशन मेनली ड्यू टू लिटिगेशंस, जो भी रूल्स हैं उनके कारण ये देरी हो जाती है। इनएडिक्वेट पब्लिक पार्टिसिपेशन, उसकी वजह से भी परेशानी होती है। लैंड ओनर शेयर्स द प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड बेनिफिट बाय इंक्रीज्ड प्रॉपर्टी प्राइस, तो एक लैंड पुलिंग स्कीम में ये डिफ़िकल्टी नहीं है, तो एक मतलब उसका फ़ायदा है कि लैंड पुलिंग में क्या होता है कि मेरे पास एक जगह है, आपके पास एक जगह है, अपन दोनों ने बात कर ली, अब मेरे पास जो है 60% मुझे अलाउ है, 60% आपको अलाउड है, मैं 40% ही कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ और आपने मेरा 20% कंस्ट्रक्शन कर लिया, तो वो कहीं ना कहीं उसकी हेल्प कर सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन 74th अमेंडमेंट 1992 प्रोवाइड्स फॉर द सेटिंग अप ऑफ अ डैश वंस इन ए 5 ईयर टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़। म्यूनसिपैलिटीज़ की फाइनेंशियल कमेटी को देखने के लिए हर 5 साल में जो 74 संशोधन 1992 में किया गया था, तो उसमें किसकी स्थापना की गई।
तो जी हाँ दोस्तों, 95 का जो हमारे पास आंसर आएगा उसका आंसर है स्टेट फिस्कल कमीशन, राज्य वित्तीय आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त समिति, राज्य वित्तीय समिति। तो वित्त आयोग होता है ना कि फिस्कल फाइनेंस कमीशन होता है ना, इसका आंसर हो जाएगा स्टेट फाइनेंस कमीशन। द ऑपरेशनल ड्यूरेशन ऑफ लेटेस्ट 15th फाइनेंस कमीशन विच इज एस्टेब्लिश्ड इन 2017। 2017 में जो इस्टेब्लिश हुआ था उसकी ड्यूरेशन क्या थी? तो उसकी जो ड्यूरेशन थी, मतलब कब से कब तक उसका काउंट किया गया था, तो वो था 2020 से लेके 25 तक। दोस्तों ये थोड़ा सा आप स्पेशली ध्यान रखना है ना, इसका आंसर 2020 से 25। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट इज नॉट कवर्ड इन द प्रिपेयरिंग ऑफ डीपीआर। डीपीआर का मतलब होता है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। क्या होता है? डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर कौन सी चीज़ें कवर्ड नहीं की जाती है? ठीक है, प्रोजेक्ट की फेजिंग, जी हाँ, उसके अंदर कवर की जाती है। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर किया जाता है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट की जाती है। प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस कैसे होगी ये डीपीआर के अंदर नहीं किया जाता है ना, धीरे धीरे वो आपने को इसके लिए ही इंजीनियर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ द टाउन। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ का कौन सा एडवांटेज नहीं है? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज लो, ये एडवांटेज है। मैक्सिमम यूज ऑफ नेचुरल लाइट्स एंड एयर, गुड नंबर ऑफ पार्क्स एंड गार्डन कुड बी डेवलप्ड, रिक्वायर मोर लैंड फॉर सेम स्पेस एरिया। सेम स्पेस एरिया के लिए हमें ज़्यादा जरूरत की आवश्यकता होती है। हॉरिजॉन्टल मतलब धीरे धीरे आप 2-2 मंजिला घर बनाए जा रहे हैं, धीरे धीरे आपकी सिटी जो है पूरी बढ़ती जा रही है, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये एक डिसएडवांटेज के रूप में काउंट किया जाता है ना, ठीक है। फरीदाबाद नियर दिल्ली इज एन एग्जाम्पल ऑफ। फरीदाबाद जो है दिल्ली के नीचे पास में है, एक एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? सैटेलाइट सिटी का, क्योंकि दिल्ली में फरीदाबाद से लोग काम करने आते हैं, यहाँ रहते हैं और दिल्ली में काम करने आते हैं, तो इस टाइप की जो है उसको बोलेंगे हम सैटेलाइट सिटी। स्केटर्ड मतलब थोड़े थोड़े एरिया में अगर ऐसे बैठे स्केटर्ड बोलते हैं। रिबन मतलब एक नदी या हाईवे किनारे रिबन डेवलपमेंट होता है। कंसेंट्रिक मतलब कंसेप्शन ओरिएंटेड, जैसे इसी फैक्ट्री के सराउंडिंग धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। इन डैश टाइप ग्रोथ पैटर्न, द सिटी ग्रोज इन शेप ऑफ सर्कुलर रिंग्स अराउंड द सेंट्रल एरिया। सेंट्रल एरिया से जो उसके सराउंडिंग में जो सिटी ग्रो करती है उसको हम बोलते हैं रेडियो सेंट्रिक। मतलब यहाँ मेन है, फिर धीरे फिर धीरे फिर धीरे इस टाइप से ग्रो कर रही है, तो उसको बोलेंगे रेडियो सेंट्रिसिटी। When the town develops along sides the main roads, then development is known as। किसी भी रोड के साइड में जो डेवलपमेंट होता है उस टाइप के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं रिबन डेवलपमेंट। हुडको स्टैंड फॉर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। हुडको की फुल फॉर्म है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। कलकत्ता नहीं आएगा, कॉस्टिंग नहीं आएगा और हेल्थ नहीं आएगा, ठीक है। तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। डैश इज द अप्रोच अंडर which services are delivered by the private sector while the responsibility for providing the sector resides the government। तो ऐसी कौन सी अप्रोच है जिसके अंदर निजी क्षेत्र सेवाएं प्रदान की जाती है ना, और सेवा प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, तो उसका है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जी हाँ दोस्तों, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इससे रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चन पूछा था। Government of Rajasthan has initiated the mega project for development of urban centers of the state in year 2000। 2000 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राजस्थान ने एक नया प्रोजेक्ट चालू किया गया था, उसका नाम था राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, RUIDP, है ना। तो इसकी फुल फॉर्म क्या थी? रूडीप, है ना। रूरल नहीं आएगा और इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा। राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, है ना, RUIDP। रेरा क्या है? रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। क्या है रेरा की फुल फॉर्म? क्या आएगी यहाँ पर? रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, है ना। ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, आपसे पूछी जाती है। रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। एज पर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डैश मीन्स ए बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड इन इलेक्टोरल रोल्स रिलेटिंग टू ए विलेज कंप्राइज्ड विद इन द एरिया ऑफ पंचायत एट द विलेज लेवल। तो अब थोड़ा अपने को समझ में नहीं आया तो हिंदी पढ़ लेंगे। 73वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार देश का अर्थ एक निकाय से ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल एक गांव के संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति शामिल है। काय में शामिल है वो? ग्राम सभा में। जो गांव के अंदर जो रजिस्टर्ड लोग हैं वो ग्राम सभा के अंदर ही काम में करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स प्रोवाइड्स ए प्रोटेक्शन ऑफ लिवलीहुड राइट्स सोशल सिक्योरिटी ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 में आया था। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथोराइज सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरमेंटल क्वालिटी कंट्रोल एंड रिड्यूस पोल्यूशन फ्रॉम ऑल सोर्सेज एंड प्रोहिबिट और रेस्ट्रिक्ट द सेटिंग एंड ऑपरेशन ऑफ एनी इंडस्ट्रियल
फैसिलिटी ऑन एनवायरमेंटल ग्राउंड। एनवायरमेंटल ग्राउंड पे हमें किसी भी टाइप की जो चीज़ें सेट नहीं करनी है, इसके लिए जो लॉ आया था उसका नाम है द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। क्या है? एनवायरमेंटल एक्ट या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, है ना। एज पर बिल्डिंग बाय लॉज डैश मीन्स एन एक्ट टू एंटर इनटू द पोजेशन ऑफ राइट ईदर ऑफ परमानेंट और टेम्पररी नेचर ऑन ए लैंड और बिल्ड अ प्रॉपर्टी ऑफ लोकल बॉडी और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट। किसी भी टाइप का मतलब भवन उपनियमों के अनुसार देश का अर्थ स्थानीय निकाय केंद्र सरकार की भूमि या निर्मित संपत्ति पर स्थायी या अस्थायी प्रकृति से कब्जे का अधिकारों को प्रवेश कराने का अधिकार है। तो अतिक्रमण, एनक्रोचमेंट, आजकल राजस्थान सरकार जो है एनक्रोचमेंट पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है, भजनलाल सरकार, ठीक है। तो एनक्रोचमेंट, इसका आंसर क्या आ जाएगा? एनक्रोचमेंट, ठीक है दोस्तों। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी। निम्न में से कौन सा अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव नहीं है? टू रिड्यूस द हाउसिंग शॉर्टेज इन द स्टेट स्पेशली LIG कैटेगरीज, ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ EWS एंड LIG कैटेगरीज ऑफ हाउस टू अफोर्डेबल लिमिट्स, तो ये भी है, ठीक है। अगला है टू इन्वॉल्व प्राइवेट डेवलपर्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ EWS, तो ये भी है। टू इंक्रीज द लाइफ स्टाइल ऑफ HIG कैटेगरीज, नहीं। अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी का मतलब HIG मतलब होता है हाई इनकम ग्रुप, है ना, तो इसका तो काम आएगा ही नहीं, तो ये इसका आंसर 4 हो जाएगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज इज टू इंश्योर दैट सेफ, अफोर्डेबल, क्विक, कंफर्टेबल, रिलायबल एंड सस्टेनेबल एक्सेस फॉर द ग्रोइंग नंबर ऑफ सिटी रेजिडेंट टू जॉब, एजुकेशन, रिक्रिएशन एंड सच एज नीड्स विद इन अवर सिटीज़। कौन सी नीति ऐसी भैया जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हमें लाएंगे, है ना। शहरों शिक्षा, मनोरंजन जरूरतों के लिए सुरक्षित, सस्ती, त्वरित, आरामदायक, विश्वसनीय और टिकाऊ पहुंच सुनिश्चित करना। मतलब आपको एक जगह से लेके दूसरी जगह पर, मतलब पॉइंट A से लेके B तक जो है सुरक्षित जाए, अच्छे से जाए, सेफली जाए, उसके लिए हमारी जो आई थी वो थी नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी। जी हाँ दोस्तों, NUTP इसकी फुल फॉर्म आएगी, नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी। इन राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी 2020 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज गवर्नमेंट इज नॉट प्लानिंग एक्सपेरिएंशियल टूरिज्म। निम्न में से कौन से एरिया में एक्सपेरिएंशियल टूरिज्म गवर्नमेंट प्लान नहीं कर रही है? तो डेजर्ट टूरिज्म पे तो कर ही रही है ना, वाइल्ड लाइफ पे भी कर रही है, क्राफ्ट्स एंड कुजीन पे भी कर रही है, नया जोड़ा है अभी ना क्राफ्ट्स एंड कुजीन वाला। आर्किटेक्चर पे अभी वो प्लान नहीं कर रही है ना, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आर्किटेक्चरल टूरिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल एनर्जी पॉलिसी। नेशनल एनर्जी पॉलिसी का निम्न में से एक ऑब्जेक्टिव नहीं है। एक्सेस टू अफोर्डेबल प्राइस, इंप्रूव सिक्योरिटी एंड इंडिपेंडेंस है। ग्रेटर सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोवाइड करना है। इंप्रूव एनर्जी सिक्योरिटी, रिबेट इन टैक्सेशन, ऐसा कोई वो नहीं है कि भैया हम नए टैक्सेशन में, नेशनल एनर्जी पॉलिसी में टैक्सेशन का ऐसा कोई काम नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा रिबेट इन टैक्सेशन। एस पर राजस्थान लैंड यूटिलाइजेशन एक्ट डैश मीन्स एनी प्लॉट मेजरिंग 2500 स्क्वायर मीटर और मोर बिंग developed in ecological area, rural belt, periphery belt or any other zone of master plan having built up area not more than 10% of the plot area और 500 स्क्वायर मीटर विच एवर इज लेस, ठीक है। तो राजस्थान भूमि उपयोग अधिनियम के अनुसार देश का अर्थ है कि पारिस्थितिक क्षेत्र में परिधि के मास्टर प्लान में 2500 वर्ग मीटर से अधिक का प्लान हो तो प्लाट क्षेत्र का 10% या 500 वर्ग मीटर से भी कम हो वो किया जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है हमारा, इसका आंसर होगा हम फार्म हाउस जो बनाते हैं, तो मतलब आप जब भी एक फार्म हाउस आप बनाएंगे, है ना, तो क्या होगा, ट्विन बंगलो तो मतलब सेम बंगले बनाना है, अपार्टमेंट मतलब गगनचुंबी, यहाँ इसका सिर्फ मतलब गगनचुंबी। जब आप फार्म हाउस क्रिएट करते हैं तो आपका एक खेत है, इसके अंदर आप सिर्फ 10% पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, बाकी आपको खेत रखना पड़ेगा इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज हेडेड बाय दी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कौन हेड करता है? मेयर। कौन करता है? महापालिका का अध्यक्ष जो है मेयर वो करता है, ना मुख्यमंत्री करता है, ना नगर आयुक्त करता है, ना टाउन प्लानिंग इंजीनियर करता है। कौन करता है? मेयर करता है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग असिस्टेंस एंड एडवाइस टू विच ऑफ द फॉलोइंग। किसको टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट को होती है, पब्लिक सेक्टर एजेंसीज को होती है, डेवलपमेंट अथॉरिटीज एंड अर्बन लोकल बॉडीज को होती है, अर्बन गवर्नमेंट शहरी प्रशासन, कलेक्टर को भैया वो सलाह क्यों देंगे यार, क्या शहरी प्रशासन को वो सलाह नहीं देते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंगेस्ट दी अथॉरिटीज ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा नगर निगम के अधिकारियों में से एक नहीं है? कौन है?
नहीं है, है ना। तो कौन नहीं है भैया 17 का? एक तो मेयर है, स्टैंडिंग कमिटीज़ है, नगर आयुक्त उसी के अंदर काम करता है, चेयरमैन इसमें नहीं आता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा चेयरमैन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की फंक्शन ऑफ द मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी? तो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग का एक की फंक्शन नहीं है, जोनिंग फंक्शन है भाई। जोनिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अप्रूवल प्लान है, मास्टर प्लान प्रिपरेशन है, अप्रूवल ऑफ ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग्स। तो मतलब मास्टर प्लान उसका पार्ट नहीं है ना, एक की फंक्शन नहीं है ये, मतलब ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग का ऐसा कोई ये, क्योंकि ये स्पेशल एजेंसीज करती है ना, ठीक है, प्लानिंग कमेटी नहीं करती, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी नहीं करती। तो उसका आंसर हो जाएगा अप्रूवल ऑफ ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्नाकुलर प्रैक्टिस यूज्ड इन राजस्थान? निम्न में से कौन सी ऐसी वर्नाकुलर प्रैक्टिस है जो राजस्थान में नहीं, नॉट यूज्ड इन? The height of the building compared to the width of street is large to create shade, cool environment for pedestrian and other social activities on the street. हाँ, जनरली राजस्थान में ऐसा होता है कि बिल्डिंग की जो हाइट है रोड की विड्थ की तुलना में थोड़ी ऊंची रखी जाती है ताकि छाया आ जाए, क्योंकि धूप बहुत आती है। हाउस एंड अदर बिल्डिंग huddled together so that they not only shed each other but also considerably reduce the exposed open space around them. तो एक साथ इमारतें बनाई गई है ताकि एक दूसरे बल्कि है ना आसपास की जो एक खुले स्थान है उसको भी कम कर दें, ठीक है, ये भी प्रैक्टिस की जाती है। बिल्डिंग फैकेट्स हैव लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेक्शन लाइक झरोका और छज्जा होते हैं राजस्थान में। बिल्डिंग हैव स्लोप्ड रूफ टू ड्रेन ऑफ वाटर। भैया पानी आएगा ही नहीं तो कहाँ से जाएगा, ऐसी छतें बनाते हैं क्या राजस्थान में? नहीं बनाते। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथे नंबर आ। मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन फाउंड इन जोधपुर एंड जैसलमेर आर कंसिस्ट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग? जोधपुर और जैसलमेर में जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है, देखिए जैसलमेर पूछता तो येलो स्टोन आ जाता, लेकिन यहाँ पर जोधपुर भी पूछा है तो येलो के साथ साथ रेड एंड पिंक स्टोन भी जुड़ जाता है, ठीक है। द टाउन प्लानिंग पैटर्न ऑफ जयपुर इज? जयपुर का जो टाउन, ये आपसे पूछा जा सकता है ना, टाउन प्लानिंग पैटर्न जयपुर का कैसा है? ग्रिड पैटर्न है ना, जनरली जाल की नुमा संरचना है। जो जयपुर का जो पैटर्न है वो कैसा है, ठीक है, इस टाइप से कुछ है ना, ये फिर आगे और बढ़ते जाओ इस टाइप से, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट यूज्ड एज कंस्ट्रक्शन टेक्निक इन राजस्थान? राजस्थान में कौन सी कंस्ट्रक्शन टेक्निक यूज़ नहीं की जाती है? आंगन बनाए जाते हैं, छतरियाँ बनाई जाती है, मंडप बनाया जाता है, स्लोप्ड रूफ, छतों की जरूरत नहीं होती, ढलाना पानी आएगा ही नहीं तो स्लोप्ड रूफ की कहाँ जरूरत है, ठीक है। तो ये जनरली यूज़ नहीं किया जाता है। द सॉइल ऑफ द साइट शुड बी गुड इनफ विद हाई सेफ बियरिंग कैपेसिटी टू प्रोवाइड इकोनॉमिकल फाउंडेशन इज ए क्राइटेरिया अप्रोप्रिएट फॉर द सॉइल। मितव्ययी आधार पर नींव प्रदान करने के लिए साइट की मिट्टी उच्च सुरक्षित वहन क्षमता के साथ पर्याप्त अच्छी होनी चाहिए। यह देश के लिए उपयुक्त मतलब एक मानदंड है। क्लाइमेट कंडीशन, साइट सिलेक्शन, डिटरमाइनिंग कॉस्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, रिड्यूसिंग कॉस्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। तो जब भी आप साइट सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ की मिट्टी जरूर चेक करिए कि उसकी बेयरिंग कैपेसिटी कैसी है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा साइट सिलेक्शन। When the height above the floor level exceeds 1.5 meter of a temporary structure, usually of timber, is erected close to the work to provide a safe working platform for the worker and to provide a limited space of storage of plant and building materials. This temporary framework is called, इस टाइप का जो फ्रेमवर्क है उसको क्या कहा जाता है? इसके फोल्डिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है ना, इसके फोल्डिंग। देखिए शोरिंग क्या होता है? शोरिंग मतलब आपके से कोई दीवार है उसके साइड में आप उसको सपोर्ट देके रोकते हैं, उसको शोरिंग बोलते हैं। अंडरपिनिंग मतलब उसकी उठा के फिर अंदर काम करते हैं। केशंस का मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन इसका जो आंसर आ जाएगा, स्केप फोल्डिंग क्या होता है? ये दीवार है मेरी, उसके साइड में मैं एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना देता हूँ, यहीं पर मैं अपना तसला रख के और उसके ऊपर प्लास्टिंग का काम करता हूँ, तो वो जो है इससे बोलते हैं स्केप फोल्डिंग। द वर्टिकल जॉइंट सेपरेटिंग द ब्रिक्स इन ईदर लेंथ और क्रॉस डायरेक्शन, क्रॉस डायरेक्शन आर नोन एज, जो द वर्टिकल जॉइंट्स सेपरेटिंग ब्रिक्स इन ईदर लेंथ और क्रॉस डायरेक्शन। तो जो क्रॉस डायरेक्शन और लेंथ में उसको क्या बोलते हैं? परपेंट्स बोलते हैं। आधा कर देते हैं उसको क्या बोलते हैं? परपेंट्स। द अंडर सरफेस ऑफ फ्लाइट ऑफ द स्टेयर केस इज कोल्ड, जो जिस पे आप पाँव रखते हो ना, पाँव
अंडर सरफेस उसको हम बोलते हैं सोफिट। क्या बोलते हैं? सोफिट। और जो दूसरा जो चढ़ते हैं ना, जैसे ये हाइट है सीढ़ी की, फिर यहाँ एक और सीढ़ी है, इसको बोलते हैं राइसर। ठीक है। और उसके आगे जो थोड़ा सा कट निकाला जाता है, ये सीढ़ी के आगे थोड़ा सा ऐसा करा, उसको बोलते हैं नोजिंग। इसको या दिमाग में नहीं आ रहा अभी, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ वेंटिलेशन? वेंटिलेशन का कौन सा कार्य है? सप्लाई ऑफ फ्रेश कूल एयर, ये तो है ही है। ड्राइव इन CO2 एंड टॉक्सिक्स गैसेस, जहरीली गैसों को प्रवेश कराना है क्या? ह्यूमिडिटी इनसाइड बिल्डिंग, सही है। रिमूव बॉडी अडर्स बैक्टीरिया, सही है। तो इसका आंसर आएगा CO2 एंटर नहीं कराती है। डैश कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ साइकिल्स विच ए साउंडिंग बॉडी मेक्स इन ईच यूनिट ऑफ टाइम। एक मतलब चक्रों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो कि प्रति, जैसे क्या होता है, अपनी जो पिच होती है, अंतराल जो होता है वो इस टाइप से चलता है ना, तो वो चक्रों की संख्या, उसको क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिच। प्रतिबिंब इसमें नहीं आएगा, इको नहीं आएगा, टोन इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पिच। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंस ऑफ नेबरहुड प्लानिंग? नेबरहुड प्लानिंग में से कौन सा एक इंपॉर्टेंट नहीं है? एम्स एट वेल्डिंग वेरियस एलिमेंट्स ऑफ सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ कम्युनिटी, समुदाय के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विभिन्न तत्वों को जोड़ना है। ठीक है। दूसरा क्या है मेरे पास? हेल्प्स इन डेवलपिंग कम्युनिटी स्पिरिट, कम्युनिटी स्पिरिट को डेवलप करने में हेल्प करना। क्रिएट्स बैलेंस्ड पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, संतुलित जनसंख्या बनाना। डिटरेट्स द लाइफस्टाइल ऑफ द रेजिडेंट, जो लोग रह रहे हैं, तो ये अच्छे नेबरहुड की कहानी है क्या, कि वहाँ के जीवन शैली को खराब करना? नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। द कॉन्सेप्ट ऑफ गार्डन सिटी वाज गिवन बाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गार्डन सिटी का कॉन्सेप्ट किसने किया था? एबनीजर होवर्ड ने। जी दोस्तों, सबको आपको याद रखना है, एबनीजर होवर्ड ने। ठीक है। ली कोर्बसिए ने आई थिंक चंडीगढ़ सिटी का वो किया था, और एक और इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीट सिस्टम्स द प्लान रिजेंबल्स टू ए माइक्रोस्कोप स्लाइड एंड इज entirely unplanned with all irregularities? निम्नलिखित में से किस सड़क प्रणाली में एक प्लान सूक्ष्मदर्शी स्लाइड की तरह दिखता है और सभी अनियमितताओं के साथ पूरी तरह से अनियोजित है? मतलब इसमें क्या है कि तरीके से इसको यूज़ नहीं किया था। रेक्टेंगुलर स्ट्रीट पैटर्न में तो है, सेंट्रल कंसेंट्रिक सिस्टम में भी होता है, रेक्टेंगुलर कंबाइंड विद रेडियल स्ट्रीट ये भी होता है। ऑर्गेनिक स्ट्रीट सिस्टम में क्या होता है कि कहीं भी कोई भी सड़क आ रही है, कोई भी गली निकल रही है, कुछ भी हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्गेनिक स्ट्रीट सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंशियंट टाउन प्लानिंग? एंशियंट टाउन प्लानिंग तो भैया चंडीगढ़ तो नया है, गिफ्ट भी नया है, लवासा भी नया है, तो कौन सा एंशियंट दिख रहा है? वो है हड़प्पा। इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। ली कुर्बुसिए कन्विंस द मास्टर प्लान ऑफ चंडीगढ़ एज एन एनालोगस ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो चंडीगढ़ का ली कुर्बुसिए ने बताया, चंडीगढ़ का इसने किया था। चंडीगढ़ का जो मास्टर प्लान है वो कैसे किया गया था? बटरफ्लाई शेप, एलिफेंट शेप, ह्यूमन बॉडी और ट्री स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर आएगा ह्यूमन बॉडी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने क्या करा, एक ह्यूमन बॉडी के, इसका एक सर है, फिर एक धड़ है, फिर 2 हाथ हैं, फिर 2 पाँव है। इस टाइप से जो चंडीगढ़ सिटी है वो अलग अलग सेक्टर्स में बटी हुई है। टेस्ट प्लानिंग इंक्लूड्स प्लानिंग ऑफ territory lying within easy reach such as 15 to 50 किलोमीटर and containing number of villages and townships dash, योजना 15 से 50 किमी के आसान के भीतर स्थिति की योजना जिसमें गांव और कस्बों की संख्या शामिल हो। ऐसी योजना कौन सी योजना होती है बताइए? तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, बताइए, क्या वो अंतर्राष्ट्रीय होगी? नहीं होगी। क्या वो कंट्री वाली होगी? नहीं होगी। लोकल मतलब वहीं के हो जाता है, 50 किलोमीटर तक थोड़ा सा वो रीजनल चला जाता है। उसका आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय योजना। क्या बोलेंगे उसको? रीजनल योजना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लानिंग इंक्लूड्स प्रपोजल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, रूरल सर्विसेज एटसेट्रा? कौन सी योजना ऐसी है जो कि जनसंख्या के वितरण और उद्योग, परिवहन, ग्रामीण सेवाओं के प्रस्ताव शामिल हैं? तो वही रीजनल है ना। देश की योजना तो आएगी नहीं, इंटरनेशनल भी नहीं आएगी, राष्ट्रीय भी नहीं आएगी, तो उसका आंसर आ जाएगा रीजनल। ठीक है, रीजनल प्लानिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ रीजनल प्लानिंग? इनमें से कौन सा ऐसा एरिया है जो रीजनल प्लानिंग का पार्ट नहीं है? इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास बिल्डिंग सर्विसेज। क्या आ जाएगा मेरे पास? बिल्डिंग सर्विसेज। डैश इज ए प्लानिंग रीजन सेंटर्ड अपॉन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उसको क्या बोलेंगे? एनसीआर। क्या बोलते हैं? नेशनल कैपिटल रीजन। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा नेशनल कैपिटल रीजन्स।
इन दी जोनिंग ऑफ ए सिटी पार्टी प्लॉट कम्स अंडर, जो पार्टी प्लॉट्स है वो किसके अंदर आते हैं, कमर्शियल के अंदर, क्योंकि वो पैसा ले रहा है भैया काम का हमारे पास, है ना। लेकिन इन्होंने क्या है कि उसको स्टार लगाया है, लेकिन जनरली जो आएगा वो कमर्शियल के अंदर ही आता है, पार्टी प्लॉट्स, है ना, जो पार्टी शादी पार्टी होती है वाला, ठीक है। कई जगह पर रेजिडेंस भी हो जाता है, तो दोनों से कन्फ्यूजन है। आरपीएससी ने इसके आंसर पे स्टार लगाया हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इज डिफाइंड एज द जनरल प्लान फॉर फ्यूचर लेआउट ऑफ सिटी शोइंग बोथ एग्जिस्टिंग प्रपोज स्ट्रीट्स और रोड ओपन स्पेस पब्लिक बिल्डिंग्स को शहर के भविष्य के विन्यास के लिए एक सामान्य योजना के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ऐसी कौन सा है, कॉन्सेप्चुअल प्लान नहीं, एस्टिमेट प्लान नहीं, स्ट्रक्चरल प्लान नहीं, डेवलपमेंट प्लान। तो डेवलपमेंट प्लान है जो भविष्य का प्लान है कि हम आगे रोड में ऐसे करेंगे, यहाँ ये करेंगे, पब्लिक बिल्डिंग को ऐसे स्थापित करेंगे, तो इस टाइप के प्लान को हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट प्लान। दोस्तों URDPFI गाइडलाइन नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिए, साथ ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डैश प्लान फॉर ए पर्टिकुलर टाउन सिटी शोज ए वेरियस जोन्स लाइक रेजिडेंशियल जोन, पब्लिक, है ना, कमर्शियल, रेलवे एटसेट्रा। तो इस टाइप को हम क्या बोलेंगे भैया, इसको हम बोलते हैं लैंड यूज़। मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, जिसके अंदर हम सारी चीज़ों को बताते हैं, उसको हम बोलेंगे लैंड यूज़ की, है ना, ठीक है। टोपोग्राफी नहीं आएगा, साइट नहीं आएगा, स्कीमेटिक नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ए डेवलपमेंट प्लान ऑफ ए टाउन। डेवलपमेंट प्लान को डेवलप करने के लिए कौन सा डाटा आवश्यक नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ आवश्यक है, हाँ है, लैंड यूज पैटर्न आवश्यक है, हाँ है, एनवायरनमेंट ऑफ साइट आवश्यक है, हाँ है, प्राइवेट लैंड ओनर से हमें कोई मतलब नहीं भैया, डेवलपमेंट प्लान अब जहाँ प्राइवेट है उसमें हम डेवलपमेंट करेंगे नहीं, जो डेवलपमेंट करना है हमें एज ए टाउन प्लानर तो हमें सरकारी भूमि पर करना है, तो वो तो होगा ही नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा नेम ऑफ प्राइवेट लैंड ओनर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड ईदर फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ एन ओल्ड सिटी फॉर अ न्यू टाउन टू बी डेवलप्ड। निम्न में से कौन सी सिटी जो है इम्प्रूवमेंट ऑफ एन ओल्ड सिटी फॉर ए न्यू टाउन टू बी, पुराने शहर को सुधार के लिए या एक नए शहर के विकास के लिए किया जाता है, क्या किया जाता है, डेवलपमेंट प्लान ही होता है जो पुराने, है ना, उसका फाउंडेशन प्लान नहीं होगा, स्ट्रक्चर प्लान नहीं होगा, फ्लोर प्लान नहीं होगा, डेवलपमेंट प्लान। देखिए एक ही आंसर वाले 2 क्वेश्चन आ गए इसमें, है ना, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था कि डेवलपमेंट प्लान, और ये भी डेवलपमेंट प्लान ही आएगा इसका आंसर, ठीक है, ये मेरा गलत हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ जोनिंग। डेंसिटी जोनिंग होता है, हाइट जोनिंग होता है, यूज जोनिंग होता है, सर्विस जोनिंग नहीं होता। एस्पेक्ट ऑफ जोनिंग में सर्विस जोनिंग का नहीं होता है। अ नैरो स्ट्रीट अप्रोच रोड विद अ डेड एंड, कल्डेसेक क्या बोलते हैं उसको, कल्डेसेक क्या बोलते हैं, जो लास्ट में डेड एंड होता है ना, इस टाइप की जो स्ट्रीट होती है कि भैया यहाँ पर आके घर 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 घर, है ना, ये डेड एंड हो गया, तो इस टाइप की चीज़ को क्या बोलते हैं, कल्डेसेक बोलते हैं। मोबिलिटी, वाटर सप्लाइड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आर, ये सब किसके अंदर आते हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं ये, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आता, इकोनॉमिक में नहीं आता, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर आता है फिजिकल। URDPFI गाइडलाइन में क्लियरली लिखा हुआ है, पढ़ने की आवश्यकता है। एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एंटरटेनमेंट आर कॉल्ड विच टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। एजुकेशन और हेल्थ केयर ये सब किसके अंदर आते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। किसके अंदर आते हैं ये, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। बेस्ड ऑन अ वे अ पार्क कैन नॉट बी क्लासिफाइड, पार्क को किसके बेसिस पर क्लासिफाइड नहीं किया जा सकता, जलवायु के आधार पर कोई प्लान है। साइज के छोटे पार्क होते हैं, मीडियम साइज पार्क होते हैं, हार्ड साइज पर्पस पे, मतलब बायोलॉजिकल पार्क हैं, नॉर्मल पार्क हैं, उसका कैरेक्टर के बेस पे भी बायो, है ना, उस टाइप से कर सकते हैं। क्लाइमेट के बेस पे हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। डैश पार्क्स आर प्राइमरली मीन्ड फॉर द स्टडी ऑफ प्लांट स्पेसिमेंस, जो प्लांट और स्पेसिमेन की लिए बनाए जाते हैं पार्क, उसको हम बोलते हैं जूलॉजिकल, जानवरों का, बोटनिकल प्लांट्स के लिए, ठीक है। मेट्रोलॉजिकल नहीं आएगा, क्लाइमेट नहीं आएगा। स्पेशल पर्पस प्लान फॉर स्पेशल एरियाज कम्स अंडर, तो इसका जो आंसर है URDPFI के स्पेसिफिक एंड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के अंदर ये आता है, लेकिन RPSC ने इसका आंसर नहीं माना है, ठीक है। प्रोविजन फॉर हेरिटेज एंड कंजर्वेशन एरिया विल कम अंडर विच अमंग द फॉलोइंग, विरासत और संरक्षण क्षेत्रों के प्रावधान निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आएंगे। उसको अभी अपन ने थोड़े दिन पहले ही पढ़ा है, स्पेशल एरिया प्लानिंग, है ना, जिसके अंदर जो हेरिटेज सिटी होती है उसको स्पेशल यूटिलिटी, मतलब जो बेसिक सड़क वड़क आ गए, डेवलपमेंट प्रमोशन रूल्स, विकास प्रोत्साहन, इसमें नहीं आएगा। कंप्रिहेंसिव मोबिलिटी, इसमें ट्रांसपोर्टेशन का आएगा। तो स्पेशल एरिया प्लान होते हैं जो विरासत, जो हवेली है, जो कुछ भी चीज़ें हैं, पुराने मंदिर हैं, उनके संरक्षण में काम आता है। दोस्तों आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
भाई सब्सक्राइब कर दो, इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार आप लोगों के लिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, है ना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है ही है ना, तो टेलीग्राम चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार, क्या मिलते हैं। थैंक यू सो मच। और इस वाले वीडियो को पर्टिकुलरली यार बहुत ज़्यादा वायरल करो।